न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला हम उम्र भर, ये हमने खुद ही से वादा किया है। जी हाँ, हौसले और जज्बे से असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसान बनाया जा सकता है। और देश भर में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने हौसले और जज्बे से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। और ऐसी तमाम कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। आपने इंसानों के जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे एम्बुलेंस देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने पेड़ों के जीवन को बचाने के लिए कोई एम्बुलेंस देखी है? शायद नहीं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर में, जहां पर पेड़ों के जीवन को बचाने के लिए ट्री एम्बुलेंस घूम घूम कर प्रयास कर रही है कि कोई पेड़ सूख ना जाए या बीमार ना पड़ जाए। कैसे, आइए देखते हैं। मेडिकल एम्बुलेंस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन पेड़ों के लिए ट्री एम्बुलेंस? जी हाँ, इंसानों को ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों के जीवन की रक्षा भी जरूरी है। इसी सोच के साथ शुरुआत हुई ट्री एम्बुलेंस की, जो राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर घूम घूम कर वृक्षों की देखभाल कर रही है। ये न केवल कमजोर पेड़ों को सांस देने का काम कर रही हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी अपनी महती भूमिका अदा कर रही हैं। करीब 9 साल पहले 2 लोगों द्वारा शुरू की गई ट्री एम्बुलेंस टीम में अब 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मजे की बात है कि इस एम्बुलेंस को बनाने के पीछे एक अलग ही कहानी है। दरअसल राजधानी जयपुर के विद्यानगर में रहने वाले 2 दोस्त सुशील अग्रवाल और गोपाल रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। इसी दरमियान उन्होंने देखा कि सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पेड़ लगे हैं, लेकिन देखभाल नहीं होने की वजह से उनकी हालत खराब हो रही है। ऐसे में उन्होंने अपनी गाड़ी में ही सभी टूल्स रखना शुरू कर दिए, जिनसे पेड़ लगाने से लेकर उनके संरक्षण तक का काम किया जा सके। कड़ी से कड़ी जुड़ी और कारवां बनता चला गया। कई लोग साथ आए और फिर जुलाई 2014 में तैयार हुई ट्री एम्बुलेंस, जो बीते 9 वर्षों से क्षेत्र में पेड़ों के जीवन की रक्षा कर रही है। सुशील अग्रवाल ने बताया कि विद्याधर नगर और आसपास के इलाकों में पेड़ों के संरक्षण के लिए उनकी टीम हमेशा मुस्तैद रहती है। इसके अलावा भी कोई भी व्यक्ति उनके मोबाइल नंबर पर कॉल कर पेड़ों के संरक्षण और पौधे लगाने के लिए आग्रह कर सकता है। हालांकि कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में जाना संभव नहीं होता, तो वह लोगों को फोन पर भी पेड़ के संरक्षण और उनकी देखरेख की जानकारी दे देते हैं। 5 जुलाई 2014 से हम लोग ने इसकी शुरुआत करी थी। हम और हमारे मित्र गोपाल जी वर्मा हैं, तो हम लोग घूमने जाते थे विद्याधर नगर में, तो काफी जगह पे पेड़ लटके हुए हैं, किसी में ट्री गार्ड फंसा हुआ है, किसी में दीमक लग रही है। तो एक मन में विचार आया है कि इस तरह का कोई वाहन बनाया जाए और इस तरह से जो इन पेड़ों की सबकी जो है उसको ट्रीटमेंट किया जाए, और वहीं से शुरुआत करी है। इसमें 10-12 तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे उसमें पराते हैं, फावड़े हैं, कैंची है, दंताली है, स्प्रे मशीन है, दीमक की स्प्रे करने की मशीन होती है। उस तरह के सारे सामान हम लोग रखते हैं। पिछले 9 साल में हमने करीब 1.25 लाख से ज्यादा, 1,25,000 से भी ज्यादा पेड़ लगा दिए। मेरा काम सुबह सुबह पानी डालने का है। मुझे वाटरमैन के नाम से सभी लोग यहाँ पे जानते हैं। इन पेड़ों में सुबह सुबह 6 से 10 टैंकर डेली पानी डालने का काम मेरा रहता है। इतना ही नहीं, लोगों की ये पूरी टीम रोजाना सुबह करीब 10 से 15 किलोमीटर के इलाके में अलग अलग ग्रुप के जरिए साफ सफाई से लेकर पेड़ लगाकर उनकी देखरेख करने का काम करती है। पर्यावरण संरक्षण में जुटी इस टीम में 100 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जयपुर से मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना, ये ट्री
ये एम्बुलेंस एक सार्थक और सकारात्मक प्रयास पेड़ पौधों के जीवन को बचाने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि इंसान के दिलों तक पेड़ पौधों की भाषा पहुँचे और इंसान ये समझ सके कि बिन पेड़ जीवन संभव नहीं है। और इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं 92 वर्षीय पेड़ बाबा। जी हाँ, सत्यदेव सांगवान, जिन्हें लोग पेड़ बाबा के नाम से जानते हैं। अब तक उनके साथ कई लोग जुड़ चुके हैं और वो लोग अब तक 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। ऐसा है उनका जज्बा, और वो भी इस उम्र में। देखिए ये खास रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण का जज्बा मन में लिए 92 वर्षीय सत्यदेव सांगवान के समक्ष उम्र कोई मायने नहीं रखती। इस उम्र में भी अपने घर पर पौधे तैयार करते हैं और निःशुल्क वितरित करते हैं। सत्यदेव सांगवान को पर्यावरण बचाने का जज्बा इस कदर चढ़ा है कि वो लगातार 65 वर्षों से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। अब तक लाखों पेड़ लगा चुके सत्यदेव सांगवान को लोग पेड़ बाबा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने अनूठे कार्य से एक मिसाल जो कायम की है। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव फतेहगढ़ के रहने वाले सत्यदेव अक्सर अपने बेटे और पोतों को साथ लेकर पौधे लेकर पहुंच जाते हैं और जोहड़ और सार्वजनिक स्थानों पर लगाते हैं। इतना ही नहीं, वो पेड़ लगाने के बाद उनका लालन पालन और पोषण भी अपने खर्चे से ही करते हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद करीब 20,000 से अधिक पौधे लगाए हैं, बल्कि अपनी इस मुहिम में अन्य संगठनों को भी शामिल कर 3 लाख से अधिक पौधारोपण किया है। मेरा एक चाचा था, वो लगाया करता, सावड़िया नाम था उसका। वो मेरे को बताया करता, फिर मैं सीख गया, तो फिर मैं लगाता रहा। फिर मैं फौज में चला गया, फिर वहाँ भी लगाया मैंने। फिर चला गया जी मैं नागालैंड में, वहाँ भी लगाया। मैं जीत गया ने। लाल किले में रहा मैं, लाल किले में भी मैंने लगाया जी। तो मैं वहाँ जहाँ भी रहा, मैं वहाँ पेड़ों को लगा रहता। मेरे को बहुत ज्यादा शौक है। सत्यदेव लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने का आह्वान करते हैं और जो लगे हुए हैं उन्हें भी अपने बेटे बेटियों की तरह रक्षा करने का संकल्प दिलाते हैं। वो अपने घर पर ही नर्सरी तैयार करते हैं और हर वर्ष बारिश के दिनों में जगह जगह घूमकर बड़ और पीपल के पेड़ लगाते हैं। पेड़ बाबा की इस मुहिम में अब उनसे प्रेरणा लेकर उनका परिवार भी जुड़ गया है। उम्र के इस पड़ाव में भी पर्यावरण बचाने के लिए सत्यदेव सांगवान का जज्बा सराहनीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहते भी हैं कि जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, और इस बात को सच साबित कर रहे हैं ये पेड़ बाबा। होंगी और भी अच्छी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। क्या एक दान पेटी 2 समुदायों के बीच भाईचारे का और सौहार्द का जरिया बन सकती है?
क्या मंदिर और मस्जिद के साझा हित और साझा प्रयास हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अचरज ज़रूर लगता होगा, अचंभा ज़रूर लगता होगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, सौहार्द, भाईचारे और प्रेम की अगर आपको मिसाल देखनी है तो आप कोल्लम के एक छोटे से गांव इलावरम कुची में ज़रूर आइए। जन सहभागिता, प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का उत्कृष्ट उदाहरण देखना हो तो कोल्लम के एक छोटे से गांव इलावरम कुची में जरूर आइए। यहाँ समुदायों के बीच सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों ने एक उल्लेखनीय पहल की है। यहाँ 50 साल से अधिक पुरानी मुहिउद्दीन मुस्लिम मस्जिद और शिव पुराण महादेव मंदिर की दान पेटियों को एक साझा मंच पर स्थापित किया गया है। ये संदेश है एकजुटता का। देखिए किस तरह दो पवित्र पूजा स्थलों को जोड़ने के लिए एक साझा मेहराब का उपयोग किया गया है। फरवरी 2023 में शुरू की गई इस पहल का मकसद एक संदेश देना था कि मानवता और प्रेम सभी को और महान बनाती है। कुछ इसी सोच के साथ मंदिर और मस्जिद समिति के अधिकारी एक साथ आए। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन एक सामान्य दान पेटी का विचार हमारे समुदायों के बीच एकता और प्रेम का प्रतीक है। 2021 में मंदिर और मस्जिद समितियों ने संयुक्त रूप से एक सामान्य मेहराब का निर्माण किया। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय लंबे समय से एक दूसरे के त्योहार में पूरे दिल से भाग लेते हैं, जिससे आपसी सम्मान और प्रेम की भावना बढ़ती है। मंदिर समिति ने एक साझा दान पेटी का विचार प्रस्तावित किया, जिसे मस्जिद समिति ने खुले दिल से स्वीकार किया। दोनों समितियों के समान योगदान और निवासियों के समर्थन से मई में दान पेटी का निर्माण किया गया। मैंने हमारे पवित्र संस्थानों के लिए आम दान पेटी के निर्माण के लिए मस्जिद और मंदिर दोनों को पूरे दिल से जमीन दान की। मैं अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहता था कि प्यार किसी भी चीज से बड़ा है। ये दान पेटी हमारी एकता और एक दूसरे के प्रति हमारे प्यार का प्रतीक है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मानवता, आपसी सौहार्द और प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए इस तरह के प्रयास सही मायनों में अनुकरणीय हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोल्लम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज के डिजिटल दौर में अक्सर माता पिता को ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा बिजी रहते हैं और किताबों में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको हम मिलवाएंगे 11 साल की हैदराबाद की आकर्षणा से, जिन्होंने इस छोटी सी उम्र में रिकॉर्ड कायम किया है। इस नन्ही सी उम्र में उन्होंने 7 पुस्तकालय स्थापित किए हैं। जी हाँ, हैरानी ज़रूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। किताबों की ये दुनिया अब बच्चों को भाती है, बशर्ते किताबें उपलब्ध हों और उनकी पसंद की हों। इसी सोच के साथ हैदराबाद की 11 साल की आकर्षणा एक के बाद एक कुल 7 पुस्तकालय स्थापित कर चुकी हैं। आकर्षणा का कहना है कि बच्चे स्कूल स्तर के हैं और जब वो किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें अपने विषयों में महारत हासिल करने में मदद मिल सकती है। किताबों में भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी से जुड़े विषय हैं। आकर्षणा का मानना है कि पढ़ना एक बहुत ही फायदेमंद आदत है और एक बार जब आप इसे अपनाना शुरू कर देते हैं तो आप इसे कभी नहीं छोड़ सकते। आकर्षणा के पुस्तकालय में शैक्षिक पुस्तकों के साथ साथ काल्पनिक, गैर काल्पनिक और सामान्य ज्ञान पर आधारित लगभग 610 किताबें हैं, जो हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में हैं। कक्षा 7 में पढ़ने वाली आकर्षणा का लक्ष्य 10 पुस्तकालय बनाने का है और उनकी योजना दिसंबर 2023 के अंत तक 3 और पुस्तकालय स्थापित करने की है। आकर्षणा अब तक 5,800 से अधिक पुस्तकें एकत्र कर चुकी हैं, जिसमें से पुस्तकालयों में 4,200 से अधिक पुस्तकें वितरित कर चुकी हैं। सरकारी हाई स्कूल संतनगर में अपनी 7वीं लाइब्रेरी स्थापित कर चुकी आकर्षणा ज्ञान को अपने तक सीमित रखने के बजाय इसे फैलाने में विश्वास रखती हैं। As you can see, I have established my 7th. जब मैं अपनी 7वीं लाइब्रेरी स्थापित करने के बारे में सोच रही थी तो मेरी नजर इस सरकारी स्कूल पर पड़ी।
मैंने अपने पिताजी से पूछा कि हम इस जगह का प्रयास क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और उन्हें सभी स्तरों पर शिक्षा में मदद कर सकता है। बाद में हमें शिक्षा मंत्री और अन्य लोगों के माध्यम से आवश्यक मंजूरी मिल गई। इस प्रकार मैंने अपनी 7वीं लाइब्रेरी यहाँ स्थापित की। Education Minister and so on, my 7th library over here got established. गवर्नमेंट हाई स्कूल संतनगर के हेडमास्टर विष्णुवर्धन आकर्षणा की इस पहल से बेहद खुश हैं। Contributed a great thing to our school. आकर्षण ने हमारे स्कूल में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारी किताबें दी हैं। इसके पीछे का विचार दूसरों की मदद करना है, साथ ही बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमारी लाइब्रेरी को बहुत सारी किताबें दान की, जिससे हमारे छात्रों को पढ़ने की आदत विकसित करने में मदद मिलेगी। इतनी कम उम्र में ही समाज के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात है। यह दूसरों के लिए एक अच्छी प्रेरणा है। बच्चे आकर्षणा की इस पहल से जहां बच्चों को अपने विषय से संबंधित जानकारी मिल रही है, तो वहीं किताबों की दुनिया में बच्चों की वापसी करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सबके लिए जल हो और स्वच्छ जल हो, इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रयास तब सफल होता है जब वो जन आंदोलन बन जाता है। और कुछ ऐसा ही प्रयास हो रहा है पंजाब के मोगा में, जहां पर जल संरक्षण की दिशा में अनूठे काम हो रहे हैं। यहाँ पर छप्पड़ व्यवस्था के द्वारा जल को संरक्षित और शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए देखते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में धरती के निचले पानी के गिरते स्तर पर नकेल कसने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए एकीकृत जल प्रबंधन के लिए स्वयंसेवी जत्थेबंदी अभिव्यक्ति फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। ये अभिव्यक्ति फाउंडेशन के लोगों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि जिले के 5 गांवों में छप्पड़ों का नवीनीकरण किया जा रहा है। ये एक व्यवस्था है जिसके जरिए गांव का गंदा पानी नालियों में होता हुआ छप्पड़ में एकत्रित होता है। फिर इसके नजदीक एक और गहरा गड्ढा तैयार किया जाता है। इसके बीच में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। पत्थरों के बीच से गुजरकर ये पानी प्राकृतिक विधि से स्वच्छ होता हुआ दूसरे कुएं में एकत्रित हो जाता है। इस तरह जिले के 5 गांवों के छप्पड़ों का नवीनीकरण कर छप्पड़ों को गहरा करके गांव के गंदे पानी को साफ कर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल योग्य बनाने का काम युद्ध स्तर पर ये गांव वासी कर रहे हैं। मोगा के गांव धल्ले के धल्ला कला, खोसा पांडो और रत्तिया में काम जारी है, जबकि खोसा रणधीर में पीने लायक शुद्ध पानी उपलब्ध हो गया है। तालाब का नवीनीकरण होने के बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पानी की काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण बारिश का पानी जो सीवरेज वाटर है वो बढ़ गया है। और जो गांव के नीचे घर हैं तो उनमें वो पानी वेस्ट पानी जहाँ बारिश का पानी अभी नहीं जाता, तो जिसमें लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट मिला है इस चीज़ का। इस काम में संस्था को साथ मिला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का। ये देखिए, ये होदी बनाई गई है जिसमें सारे गांव का गंदा पानी खाले द्वारा प्रवेश करता है, लेकिन जाली लगी होने के कारण बड़े कचरे को पानी से अलग कर लिया जाता है। होदी के बाद गंदा पानी 10 फुट गहरे कुएं में ले जाया जाता है, जहां इस पानी में बारीक कचरे के कण ऊपर तैरने लगते हैं।
इस कुएं से उतरा पानी 250 फुट लंबे खाले में ले जाया जाता है और फिर खाले में बड़े गोल पत्थर रखे होने के कारण पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है और पानी और ज्यादा शुद्ध हो जाता है। ये पानी 3 टैंकों में प्रवेश करता है, जिसमें पत्थरों और जाली से तैयार नकली बांध से पानी को निकाला जाता है। इसी दौरान खमीरन की प्रक्रिया भी होती है और पानी और ज्यादा शुद्ध हो जाता है और फिर इस पानी को एक और टैंक में ले जाया जाता है, जहां घास उगाई जाती है और घास की जड़ें पानी को कुदरती तौर पर साफ करती हैं और फिर ये साफ पानी छप्पड़ के पहले हिस्से में जमा हो जाता है। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के उपरांत यही पानी छप्पड़ के दूसरे हिस्से में प्रवेश करता है और फिर मोटर की सहायता से इस साफ पानी को खेतों में भेजा जाता है। इस प्रयास से एक तरफ जहां साफ पानी खेतों में जाने से किसानों को महंगे डीजल से मोटर चलाने से राहत मिलेगी, तो वहीं खाद युक्त ये पानी फसलों के लिए फायदेमंद होगा और किसानों को धरती के निचले पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और धरती का निचला पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मोगा से उषा कौर जश्न की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात कर लेते हैं खुशियों के त्योहार की। सभी को कोशिश करनी चाहिए कि खुशियों का ये त्योहार कहीं प्रकृति पर भारी ना पड़ जाए। जब त्योहार धागों का है तो फिर यहाँ प्लास्टिक का क्या काम। कुछ इसी सोच के साथ प्रकृति के संरक्षण के लिए और त्योहार की खुशियों में और इजाफा करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो प्रकृति के अनुकूल राखियों का निर्माण कर रहे हैं। कैसे हो रहा है प्रकृति अनुकूल पर्यावरण प्रेमी राखियों का निर्माण, आइए देखते हैं। एक एक बीज को बड़े ही करीने से लगाकर यहाँ तैयार हो रही हैं पर्यावरण अनुकूल राखियाँ। इस राखी को बनाने में प्रयोग होने वाली हर चीज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। छत्तीसगढ़ के रायपुर के नजदीक सेरीखेड़ी गांव की ये महिलाएं हैं जो उजाला संगठन की ओर से स्वयं सहायता समूह बनाकर राखियां बनाने में जुटी हुई हैं। ग्रुप की महिलाएं आकर्षक डिजाइन में राखियों को तैयार कर रही हैं। खास बात ये है कि ये राखियां पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं। इसमें धान, खेड़ा, तुरई, लौकी, कद्दू, करेला, तुलसी, मौसमी, नींबू, नीम और सेम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा राखी को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कपास, रोली या ऊन, मोर के पंख और प्राकृतिक रंग और लकड़ी से बने मोती और गोबर का भी प्रयोग होता है, ताकि त्योहार के बाद राखी का एक एक हिस्सा प्रकृति के काम आ सके। राखी का त्योहार बीत जाने के बाद इस राखी को किसी गमले या जमीन में डाल सकते हैं, जिससे राखी में चिपके बीज आसानी से उग सके। राखी बनाने का उद्देश्य ये है कि ये धान और बीज की राखियां हैं। बीज की राखियां राखी बांधने के बाद बीज को कहीं भी कुछ गमले में डालकर या और कहीं उसको उगाकर इसका सही उपयोग कर सकते हैं। इको फ्रेंडली राखियों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। देश के साथ साथ विदेशों में भी इन राखियों की काफी मांग है। हम लोग जब से शुरू किए हैं और लास्ट राखी तक 5 से 6 हजार तक बना लेते हैं, और ये धान वाला है ना तो थोड़ा बारीकी के साथ बनाना पड़ता है। अपन पास 8,000 के राखी के बीज वाले ऑर्डर है, तो कुछ जिला पंचायत है और कुछ ऐसे मार्केटिंग लगा के और जो यहाँ आते वो मन खरीद के ले जाते। हर साल रक्षाबंधन पर बाजार में रंग बिरंगी राखियों की भरमार रहती है, लेकिन इनमें से अधिकतर राखियां सिंथेटिक सामान से बनी होती हैं, जो 1 या 2 दिन बाद कूड़े के ढेर में नजर आती हैं। तो इस बार अगर आप अपनी राखी को यादगार बनाना चाहते हैं, तो ये इको फ्रेंडली राखियां जरूर खरीदें, जो कीमत में कम तो है ही, साथ ही साथ कुदरत के लिए एक प्यारा सा उपहार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस त्योहार जब आप राखी खरीदने जाएं तो कोशिश कीजिए कि पर्यावरण अनुकूल राखियां ही खरीदें और अपने आसपास के किसी कारीगर द्वारा बनाई राखी खरीदें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके और इस त्योहार आपकी खुशियों में और ज़्यादा इजाफा हो सके।
तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, इस वादे के साथ कि हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियां लेकर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।